बीए पार्ट 1 लोक प्रशासन पेपर नंबर 2 भारतीय लोक प्रशासन। हम अपने पिछले लेक्चर में बजट संबंधी प्रक्रिया समझ रहे थे। हमने उस समय तक ये समझा कि बजट की तैयारी कैसे होती है, आय के अनुमान कैसे बनाए जाते हैं, संचित निधि क्या होती है, लोक लेखा क्या होता है, आकस्मिक निधि क्या होती है, और हमने संसद की स्वीकृति प्राप्त करी जाती है जिस तरह उसके संबंधी चर्चा शुरू की थी। तो हमने आपको बताया था कि बजट फरवरी की आखिरी तारीख को लोकसभा के अंदर वित्त मंत्री उसे पेश करते हैं और उस समय एक जनरल चर्चा के लिए 3-4 दिन उस पर व्यतीत किए जाते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये कि बजट का जो प्रस्तुतिकरण है वह 109 अनुदान मांगों में विभाजित किया जाता है, जिसमें 103 मांगें लोक व्यय से संबंधित होती हैं, 6 मांगें सुरक्षा व्यय से संबंधित होती हैं। इन 103 के अंदर 102 मद तय होते हैं और एक अन्य रखा जाता है जिसमें कोई भी 102 मांगों में जो नहीं आई हो उसको रखा जा सके। तो अब इसके बाद क्या होता है कि जो अनुदान मांगे हैं, इन अनुदान मांगों पर ब्यौरेवार चर्चा प्रारंभ करी जाती है, जिन्हें हम वोटिंग ऑन डिमांड से और सप्लाईज कहते हैं। तो यह जो चर्चा है यह संसदीय कार्यवाही नियम 132 और 33 के तहत लोकसभा का अध्यक्ष सदन के नेता से विचार विमर्श के पश्चात एक निश्चित अवधि निर्धारित करता है। भारत में आमतौर पर यह 26 दिनों की अवधि रखी गई है, जिस दौरान हम हर एक अनुदान मांग को चर्चा करते हैं और उसके ऊपर फिर उसको पारित करा जाता है। अब यह जो अनुदान मांगे हैं इनके ऊपर 3 तरह के कटौती प्रस्ताव संसद के अंदर आ सकते हैं किसी भी अनुदान मांग पर, किसी भी अनुदान मांग पर। यानी 109 अनुदान मांगे हैं तो 109 के ऊपर 109 पे ही आ सकता है कोई किसी प्रकार का और कोई किसी प्रकार का कटौती प्रस्ताव, या कभी नहीं भी आ सकता है, किसी पे भी ना आए, ऐसा भी हो सकता है। तो ये 3 कटौती प्रस्ताव मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक तो होता है नीति संबंधी, जैसे किसी अनुदान मांग के पीछे जो सरकारी नीति है उसको अस्वीकृत करने की सिफारिश यदि हो तो सदस्य उस मांग की जाती है कि मांग की धनराशि घटाकर 1 रुपया कर दी जाए। तो अगर घटाकर 1 रुपया अनुदान मांग कर दी जाएगी तो उस 1 रुपये में तो कुछ काम संभव होगा नहीं, तो पूरी नीति ही कैंसिल हो जाती है। तो इसकी विचार विमर्श किया जाता है इस बारे में और वैकल्पिक नीति की प्रतिस्थापना की ओर अग्रसर करने का प्रयत्न करते हैं। दूसरी कटौती प्रस्ताव का तरीका होता है मितव्ययिता, यानी सरकारी व्यय से संभावित दुरुपयोग या अपव्यय की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करने का अगर उद्देश्य हो तो ऐसा प्रस्ताव पेश किया जाता है। तो उसमें यह लिखा जाता है कि अनुदान मांग की राशि में से विशिष्ट धनराशि कम कर दी जानी चाहिए, अमुक राशि। उसमें बताई जाती है कि कितनी राशि कट करनी है। वो उसका उद्देश्य यह है सिर्फ कि दुरुपयोग को रोकना है और अपव्यय को भी रोकना है। तो ये कटौती प्रस्ताव किसी मांग से, किसी विशेष मद से के लिए किया जाता है। वाद विवाद के समय सदस्यों को केवल विचारणीय मुद्दे पर ही अपने विचार रखने की अनुमति दी जाती है। और तीसरा तरह का कटौती प्रस्ताव होता है जिसे हम प्रतीकात्मक कहते हैं। इसमें संसद नियम 209 के अंतर्गत कोई भी सदस्य सरकार के किसी विशेष कार्य के बारे में शिकायत करते हुए ये प्रस्ताव ला सकता है कि संबंधित अनुदान मांग से धनराशि 100 रुपये की कटौती की जानी चाहिए। तो ये प्रतीकात्मक होता है कि 100 रुपये काट दिए जाए, उससे कुछ फर्क तो पड़ेगा नहीं, लेकिन एक विरोध स्वरूप यह दर्ज किया जाएगा। तो अनुदान मांगों में जो ये कटौती प्रस्ताव है यह सरकार गिरने के बराबर नहीं होते हैं, यह केवल उन अनुदान मांगों को प्रस्ताव को चर्चा करने के लिए होते हैं। और अनुदान मांग में वृद्धि करने का कोई अधिकार लोकसभा के सदस्यों के पास नहीं होता, क्योंकि वो बहुमत के आधार पर प्रस्तावित अनुदान मांग को पास करवा लेते हैं। अब वोटिंग प्रोसेस कैसा होता है? 26 दिनों के अंदर हम अलग अलग अनुदान मांगों को पास करने की परंपरा है और अंतिम दिन 5:30 बजे मतदान का कार्य आरंभ हो जाता है। इस प्रक्रिया में सभी विभागों की अनुदान मांगें गुजरती हैं, किंतु पूरी बहस के लिए निर्धारित दिनों के अंतिम दिन शेष बची सभी मांगों पर
भी मतदान हो जाता है, फिर चाहे उन पर ब्यौरेवार बहस हुई हो या ना हुई हो। इस प्रकार की अंतिम दिन करोड़ों रुपए की अनुदान मांग बहस बिना बहस के ही पास कर दी जाती है, और इसको हम मुखबंद कहलाता है ये, और इस जैसे हम इंग्लिश में गिलोटीन कहते हैं। और इस मुखबंद की प्रक्रिया से जो बिना विचार विमर्श के भी हम अनुदान मांगों को पारित कर देते हैं। इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लेखानुदान क्या होता है। देखिए, लेखानुदान भारत के संविधान के 116 अनुच्छेद के अंतर्गत संसद का वह अधिकार है कि बजट प्रक्रिया से पूर्ण होने के पूर्व ही वित्तीय वर्ष के प्रथम 2 माह के लिए कार्यपालिका को अग्रिम अनुदान स्वीकृत कर खर्च करने की अनुमति प्रदान कर सकें। संविधान में ऐसा उपबंध किया गया है जिसके अंतर्गत वोट ऑन अकाउंट लेखानुदान द्वारा अंतिम अग्रिम अनुदान देने की शक्ति लोकसभा को दी गई है, जिससे सरकार अनुदानों की मांगों पर मतदान होने तथा विनियोग विधेयक और वित्त विधेयक के पारित होने तक अपना कार्य चला सके। इस परिपाटी के प्रारंभ होने के कारण अब अनुदान मांगों पर 1 अप्रैल के पश्चात भी बहस जारी रखी जा सकती है। इस प्रकार इस पद्धति के अपनाए जाने से संसद को बजट संबंधी प्रस्तावों पर अधिक व्यापक बहस करने का अवसर मिलता है तथा प्रशासकीय कमियों को उजागर करके कार्यपालिका को अधिक सचेत किया जा सकता है। अब हम आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट बात अप्रोप्रिएशन बिल पर, विनियोजन विधेयक पर। अनुदान मांगों पर संसद में मतदान हो जाने का मतलब यह नहीं होता कि सरकार का जो पब्लिक फंड है उससे पैसा निकालने का हक सरकार को यह हक प्राप्त हो गया हो। संविधान की धारा 110(1)(d) में कहा गया है कि भारत की संचित निधि में से कोई भी धनराशि विधि द्वारा विनियोजन के बिना निकाली नहीं जा सकती है। तो एक विनियोजन विधेयक जरूरी हो जाता है। जब सभी अनुदान मांगों पर मतदान हो जाता है तो उनको संचित निधि सहित विनियोजन अधिनियम में एकीकृत कर लिया जाता है, और इस प्रकार धन खर्च करने के अधिकार को प्राप्त करने के लिए विनियोजन बिल को पास करवाने की प्रक्रिया संपादित करनी होती है। इस विधेयक का आशय संचित निधि में से व्यय के विनियोजन के लिए सरकार को कानूनी अधिकार देना होता है। विनियोजन विधेयक पर चर्चा उसमें शामिल अनुदानों में निहित लोक महत्व के विषयों पर प्रशासनिक नीति तथा ऐसे मामलों तक जो अनुदानों की मांगों पर चर्चा करते समय पहले उठाए गए हों सीमित रहती है। इस पर कोई संशोधन पेश नहीं किया जा सकता है। अन्य मामलों में विनियोजन विधेयक संबंधी प्रक्रिया वही होती है जो कि अन्य विधेयकों के संबंध में होती है। विधेयक को लोकसभा द्वारा पारित किए जाने के पश्चात अध्यक्ष उसे धन विधेयक होने के रूप में प्रमाणीकृत करता है और उसको राज्यसभा के पास भेज देता है। राज्यसभा को धन विधेयक में संशोधन करने या उसे अस्वीकृत करने की शक्ति तो प्राप्त है ही नहीं, उसको विधेयक पर अपनी स्वीकृति देनी ही होती है। तत्पश्चात विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति के लिए उनके समक्ष चला जाता है। अब आते हैं हम वित्त विधेयक पर। बजट के 2 हिस्से होते हैं, व्यय प्रावधान तथा आय प्राप्ति प्रावधान। विनियोजन विधेयक अप्रोप्रिएशन एक्ट जो है पारित होने के साथ सरकार को राजकोष से धनराशि खर्च करने का अधिकार तो मिल जाता है, परंतु इस व्यय की पूर्ति के लिए वित्तीय साधनों की प्राप्ति कर प्रस्तावों द्वारा संभव होती है। इस प्रकार संसद के समक्ष सरकार द्वारा वित्त विधेयक प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें नए कर अथवा वर्तमान करों की दरों में संशोधन संबंधी प्रस्ताव होते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 265 में कहा गया है कि कानूनी सत्ता के बिना न तो कोई कर लगाया जा सकता है न ही वसूल किया जा सकता है। तो वित्त विधेयक में पूर्व में प्रचलित तथा नए दोनों प्रकार के कर प्रस्तावों को शामिल किया जाता है। आय कर, उत्पादन शुल्क, निगम कर आदि कुछ स्थायी कर होते हैं जिनकी प्रचलित दरों में सरकार आवश्यकता अनुसार प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए परिवर्तन प्रस्तावित कर सकती है। यहाँ यह स्पष्ट होना चाहिए कि भारत की संघीय वित्त व्यवस्था जो फेडरल फाइनेंशियल सिस्टम के अंतर्गत केंद्र सरकार को जिन करों को लगाने या उनको दरों में परिवर्तन करने का अधिकार है उन्हीं को वित्त विधेयक में शामिल किया जाता है। कर प्रस्तावों को प्रस्तुत करते समय कार्यपालिका को यह देखना होता है कि अनेक अनुत्पादक
करों, अनप्रोडक्टिव टैक्सेस के बजाय कुछ प्रमुख उत्पादक करों, प्रोडक्टिव टैक्सेस को ही वित्त विधेयक में शामिल करें। इसके अलावा यह तथ्य भी महत्वपूर्ण है कि विनियोजन विधेयक तथा वित्त विधेयक में कुछ मौलिक अंतर होता है। विनियोजन विधेयक में प्रायः कोई परिवर्तन नहीं किया जाता तब जबकि वित्त विधेयक में बहस के दौरान सदस्यों द्वारा करों की दरों में परिवर्तन के लिए संशोधन प्रस्तुत किए जाते हैं, किंतु कर बढ़ाने के नहीं। तथा कभी-कभी सरकार सदन की भावना को ध्यान में रखते हुए कुछ कर कटौती प्रस्तावों को स्वीकार भी कर लेती है। सदस्यों की आक्रोशपूर्ण आलोचनाओं के परिप्रेक्ष्य में भारत सरकार कई बार आयकर, पोस्टल टैरिफ या कतिपय उपभोक्ता वस्तुओं पर लगाए गए उत्पादन शुल्क में कमी करने को तैयार हो जाती है। लोकमत के दबाव के कारण रेलवे के यात्री जो भाड़े हैं या माल भाड़े हैं, उनके अंदर भी संशोधन सरकार कभी कभी करती रहती है। तो इस तरह हमने दो विधेयक देखे। एक तो विनियोजन विधेयक, जो अनुदान मांगों को जो आपने अप्रूव किया है लोकसभा में, उस पे खर्च करने के लिए अनुमति 109 अनुदान मांगों पे भारत की संचित निधि में से पैसा खर्च करने की अनुमति के लिए यह विधेयक लाया जाता है। और दूसरा है करारोपण के लिए, करों को प्रस्ताव को अप्रूव करने के लिए फाइनेंस बिल, वित्त विधेयक आता है। तो वित्त विधेयक पर चर्चा मंत्री प्रस्ताव कराते हैं। वित्त विधेयक को विचारार्थ लिया जाना चाहिए। वित्त मंत्री इसको फिर पेश कर देते हैं। वो सेलेक्ट कमेटी के पास चले जाता है। वहाँ सेलेक्ट कमेटी इस पे कुछ टिप्पणियां भी लिख सकती है, अपने सुझाव भी दे सकती है। अब राष्ट्रपति के पास ये सब प्रक्रिया पूरी होने के बाद यहाँ से प्रस्ताव जब ये पारित हो जाते हैं, अप्रोप्रिएशन बिल और फाइनेंस बिल जब पास हो जाते हैं लोकसभा से, तो यह फिर राष्ट्रपति के पास चले जाते हैं और राष्ट्रपति उसको अनुमोदित करके भारत के राष्ट्रपति उसे अनुमोदित करके सरकार को वापस भेज देते हैं। फिर आती है भारत में बजट की क्रियान्विति। बजट पास हो चुका है, अब बजट का क्रियान्वयन शुरू हो जाता है। अलग अलग डिपार्टमेंट्स अपने जो अनुदान मांगों के स्वीकृत अनुसार जो जितने भी व्यय हैं उनको करना शुरू करते हैं। उधर दूसरी तरफ करारोपण चालू हो जाता है, तो उनका एकत्रीकरण शुरू हो जाता है। तो एक तरफ तो व्यय शुरू हो जाता है और दूसरी तरफ से आय का एकत्रीकरण शुरू हो जाता है। तो हमने अभी यह समझा कि हमारे देश के अंदर बजट कैसे पास होता है और उसका फिर बाद में कैसे उसको लागू किया जाता है। कुछ समय महीनों बाद अगर समझा जाए तो कभी कभी हम धन का पुनर्विनियोजन भी करवा पाते हैं। कभी किसी एक हेड से दूसरे हेड में, किसी एक शीर्ष से दूसरे शीर्ष में भी किया जा सकता है मनी का ट्रांसफर, और वह भी हमें संसद में लोकसभा से अनुमति ली जाने के बाद ही हो सकता है। तो इस तरह हमने देखा कि लोकसभा से पारित होकर के बजट हमारे देश के अंदर लागू होता है। उसकी प्रक्रिया हमने समझी और यह भी समझा कि वित्त विधेयक हमारे देश के अंदर वित्त विधेयक और अप्रोप्रिएशन बिल, विनियोजन विधेयक किस प्रकार से पारित किया जाता है। इस बजट की प्रक्रिया के बाद बजट को इम्प्लीमेंट करना शुरू करते हैं। उस अनुदान मांगों, स्वीकृत अनुदान मांगों के हिसाब से हम जो विभिन्न विभाग उनको पैसा का खर्च करना शुरू करते हैं संचित निधि में से पैसा निकाल करके, और दूसरी तरफ करों का आरोपण शुरू हो जाता है, एकत्रीकरण शुरू हो जाता है। बजट की प्रक्रिया के लिए इतना ही। अगले टॉपिक हम अगली कक्षा में समझेंगे, अगले लेक्चर में समझेंगे। धन्यवाद।